हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर संख्या 10 पढ़ा था उमाशंकर जोशी जी का। उनके द्वारा लिखित दो कविताएं थी, छोटा मेरा खेत और एक था बगुलों के पंख। दोनों कविताएं हम लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हमने भावार्थ व्याख्या कर ली थी और हमने विवरणात्मक प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने कर लिया। अब बचते हैं जो आपका खंड ख होगा, पेपर में आएगा, वो MCQ होगा। क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। अब यहाँ से हमें एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। तो आज हम इस सेशन में छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख से संबंधित हम लोग क्या करने वाले हैं? MCQ करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं सभी प्रश्नों का आंसर देने में? देखो, दोनों कविताएं अच्छे से पढ़ ली। जीवन परिचय हमने पढ़ लिया उमाशंकर जोशी जी का, और हमने प्रश्नोत्तरी भी कर लिया, यानी अभ्यास प्रश्न भी कर लिए कविता से संबंधित। तो MCQ सीधी सी बात है, एक एक प्रश्न हमें आना चाहिए। तो पहले प्रश्न का आंसर कौन देगा मुझे? जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या होगा पहले प्रश्न का आंसर? आकाश में किसकी पंक्ति बंदी है जिसकी कवि ने सुंदरता का चित्रण किया है? कवि कौन है आपको पता है? ये दोनों कविताओं का लेखक कौन है? उमाशंकर जोशी। आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है, यही पूछ लेगा। यहाँ तो आज इजी लग रहा है कि बगुलों के पंख नामक कविता के लेखक कौन है, छोटा मेरा खेत नामक कविता के लेखक कौन है। तो यहाँ तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब पूरी कविता में से जब MCQ बनते हैं तब हमारे लिए हार्ड बन सकता है। तो बच्चों याद रखना, बगुलों के पंख, छोटा मेरा खेत, दोनों कविताएं उमाशंकर जोशी जी की कविताएं हैं। ठीक है। तो आकाश में किसकी पंक्ति बंदी है जिसकी सुंदरता का कवि ने चित्रण किया है? यानी बगुलों के पंख में क्या दिखाई देता है कवि को? पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के पंख दिखाई दे रहे हैं और इतना अच्छा सौंदर्य नजर आ रहा है कि कवि एक अपलक रूप से उसे देखता ही जा रहा है। तो किसकी पंक्ति दिखाई दे रही है? बगुलों की पंक्ति दिखाई दे रही। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही है? कवि ने कहा कि यह बगुलों की पंक्ति जो उड़ रही है ये चुराए ले जा रहे हैं, कोई रोको ही नहीं, कुछ समय के लिए मैं इसे देखना चाहता हूँ और ये चुरा कर ले जा रहे हैं। किसको चुरा कर ले जा रहे हैं? मन को, हृदय को, हृदय है बेटा ये, हृदय को, बुद्धि को, आँख को, किसको चुराए? कवि की क्या चुरा कर ले जा रहे हैं? वो कवि कह रहे हैं, आह्वान करता पुकारा है कि कोई कुछ समय तक रोको, ये चुरा कर ले जा रहे हैं। तो क्या चुरा कर ले जा रहे हैं? कवि अपलक रूप से देख रहा है, एकटक रूप से देख रहा है। तो क्या चुरा कर ले जा रहे हैं बच्चों? कवि की आंखें चुरा कर वो ले जा रहे हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि इन्हें कुछ समय के लिए रोको, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ, ये मेरी आंखें चुरा कर ले जा रहे हैं। तो क्या चुरा कर ले जा रहे हैं? आंखें। कौन? बगुलों के पंख, पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के पंख। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? यानी बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए, यानी आकाश में क्या छाए हुए हैं? काले काले बादल छाए हुए हैं। और बादलों के ऊपर क्या कौन उड़ रहा है? पंक्तिबद्ध। कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं, सफेद सफेद। तो कवि को कैसे किसके समान प्रतीत हो रहा है? वो बगुलों के पंख किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? प्रातःकाल की सुंदर काया के समान, सायंकाल की पीली काया के समान, रात्रि की काली काया के समान, सांझ की श्वेत काया के समान। तो कवि को देखो, आकाश में तो काले बादल छाए हुए हैं, बादलों के ऊपर क्या छाए हुए हैं, किसके समान प्रतीत हो रहा है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखो बच्चों, सभी आंसर आपको आना चाहिए। दोनों कविताएं हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, विवरणात्मक प्रश्नोत्तरी भी हम लोगों ने कर ली है। अब ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आपको आने ही चाहिए। यदि कविता आप लोगों को है ना, दोनों कविता कहानी के रूप में याद हैं तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो किसके? सांझ की श्वेत काया के रूप में ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? यानी कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? कौन सा सौंदर्य? काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य, जाल रूपी सौंदर्य, पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य। यानी कवि को कौन सा आकर्षण बांध रहा है कि कवि एक टक रूप से, अपलक रूप से, बिना पलकों को झपकाए वो देख रहा है। तो कवि को कौन सा सौंदर्य आकर्षण बांध रखा है कि वो एक टक उसे देख रहा है? तो क्या काया रूपी सौंदर्य है, माया रूपी सौंदर्य, जाल रूपी सौंदर्य, या पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? अरे बच्चों बताओ आंसर क्या होगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं करना, हमें अब की बार 100 में से 100 नंबर लाना है। हिंदी में ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है हम लोगों को। तो क्या होगा? पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य बगुलों की
कवि को आकर्षण में बांध रहा है, जो कवि की आंखें चुराए ले जा रहे हैं। सॉरी बेटा, माया रूपी सौंदर्य, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो आकर्षण में बांध रहा है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य जो दिखाई दे रहा है कवि को, वो माया के जाल में उसे बांध रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बगुले कैसे उड़ रहे हैं, पंख खोलकर उड़ रहे हैं, पंख बंद करके उड़ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, रुक रुक कर उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं पंखुले? कविता में। अब आप कहोगे गुरुजी पंख फैला कर तो उड़ते हैं, अरे उड़ते हैं, लेकिन कविता में कैसे उड़ रहे हैं? कवि ने कैसा दिखाया, अपनी कल्पना के विचारों के द्वारा कैसा बताया हम लोगों को? कैसे उड़ रहे हैं? पंख खोलकर, पंख बांधकर, पंक्तिबद्ध होकर, रुक रुक कर। तो कैसे उड़ रहे बेटा? पंक्तिबद्ध होकर वो उड़ रहे हैं, ठीक है। कैसे उड़ रहे हैं? पंक्तिबद्ध। नेक्स्ट है कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया है? कागज का पन्ना, जो कागजे पन्ने पर कवि शब्द रूपी बीजों को बोता है, जिसमें कल्पना रूपी रसायन पी करके वो एक अंकुर के रूप में फूटते हैं और फसल के रूप में कविता तैयार हो जाती है। तो कवि ने कागज का पन्ना के लिए किस उपमान का प्रयोग किया? चौकोना खेत के उपमान के रूप में, बीज के रूप में, रस का अक्षय पात्र के रूप में, अनाज का मजार के रूप में। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? बता सकते हैं क्या मुझे इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी से क्या होगा? वेरी गुड। कागज का पन्नू क्या बताया? चौकोना खेत बताया गया। जिस प्रकार किसान एक अपने खेत में बीज बोता, वैसे मैं शब्द रूपी बीज बो रहा हूं। कवि कल्पना रूपी बीज किस पर बोया था? कवि ने कल्पना रूपी बीज किस पर बोया? कागज के पन्ने पर बोया, खेत में बोया, छत पर बोया, आंगन में बोया, कहाँ बोया कल्पना रूपी बीजों? कवि के दिमाग में एक आंधी चली कल्पना की, विचारों की, भावों की, और कवि ने उन शब्दों को कहाँ लिख दिया? कहाँ लिखा? कागज के पन्नों पर। समझते रहना बेटा, कर लेना इनको। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? यानी कवि ने अपने आंधी चली विचारों की, तो कवि ने शब्द रूपी बीज बो दिए कागज पे, शब्द रूपी लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। अब कवि ने विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है, यानी जिससे वह गल करके एक अंकुर के रूप में फूटता है, फिर उसके रूप में पौधा बन जाता है, फसल तैयार हो जाती है कविता के रूप में। तो कौन सा रसायन डालता है? भावनाओं का, विचारों का, कल्पनाओं का या भावों का? यहाँ आप लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें ऐसी लग रही है। तो ध्यान रखना, कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? कल्पना का रसायन। पंक्ति लिखी हो जो कहती हूँ, कल्पना का रसायन पी करके अंकुर फूटता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? यानी साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? प्रातःकाल, सायंकाल, अनंतकाल, दोपहर तक। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? कवि ने शब्द रूपी बीज कुछ समय के लिए जो कविता रची थी, उसे अनंत काल तक पढ़ा जा सकता है। वह कविता अनंत काल तक रस उत्पन्न करवाएगी, जब जब पाठक पढ़ेगा, जब नया नया रस उत्पन्न कराएगी। लेकिन एक किसान जो है, वह अपनी जब फसल बोएगा, बीज डालेगा, अंकुर फूटेगा, फसल पक जाएगी, उसको काट करके वह तुरंत उसे समाप्त कर लेता है। लेकिन जो मैंने कुछ समय के लिए, कुछ समय में जो कविता रची है, उसे अनंत काल तक मैं रस प्राप्त कर सकता हूँ। कोई पाठक जब पढ़ेगा तो उससे रस प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य साहित्य में इनका योगदान है। कविता ने लिख दिया तो साहित्य में योगदान कब तक होगा? अनंत काल तक। यानी जब तक इस संसार में मानव रहेगा, मानव के प्रदान, मानव के अंश रहेंगे, तब तक यह कविता है रस प्रदान करती रहेगी। कवि ने किसे रसायन कहा? शब्द को, कल्पना को, यूरिया को, साहित्य को। कवि ने रसायन किसे कहा? कवि ने किसे रसायन कहा? यानी कि रसायन का रस पी करके वो शब्द अंकुर के रूप में फूटे हैं। तो विचारों में क्या मिल गया? कौन सा रसायन मिल गया जिससे वो अंकुर के रूप में फूटे हैं? तो किस रूप में? कल्पना को रसायन कहा है। नेक्स्ट है पल्लव पुष्पों से नमित हुआ निशेष में अलंकार है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ निशेष में कौन सा अलंकार? यानी कि पल्लव यानी कि पत्ते, पुष्प, फूल, यानी कि जो अंकुर के रूप में जो एक पौधा बनकर तैयार हुआ है, वह फूलों और पुष्पों के द्वारा लद चुका है। यानी भाव रूपी पत्ते और छंद अलंकार गुण संबंधी फूल
आ चुके हैं, उनसे वह पौधा लद चुका है, वह कविता तैयार हो चुकी है। तो कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ पर, यानी कि पल्लव रूपी, रूपी आ गया, पल्लव रूपी यानी पुष्प रूपी कह सकते हैं पत्ते के रूप में। और कहने का दूसरा यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पल्लव पुष्प रूपी यानी कि भाव रूपी पत्ते, अलंकार रस गुण रूपी पुष्प फूल, तो रूपी जहां प्रयोग करते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है। बगुलों के पंख किसकी रचना है, किसने रचा, जयशंकर प्रसाद, उमा शंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज इजी प्रश्न लग रहा है, लेकिन जब पूरी बुक में से आपके 49 MCQ आएंगे तो वहाँ से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिख लिया बगुलों के पंख कविताएं किसने रचना, किसकी रचना है, किसने लिखा है, तब आपको दिक्कत आ जाएगी। आप तुम्हें पता है उमा शंकर जोशी जी की दोनों कविताएं हम लोग संबंधी अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं, तो आज तो ईजी है, लेकिन जिस दिन ये पेपर बनेगा उस दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है, मन रूपी खेत की, कागज रूपी खेत की, प्रेम रूपी खेत की, हरियाल रूपी खेत की, यानी कवि ने कैसा कागज लिया है छोटा मेरा खेत में, कैसा कागज लिया है भाई, कागज रूपी, मन रूपी, प्रेम रूपी या हरियाल रूपी, तो बहुत इजी है, कागज रूपी खेत लिया है, चौकोना खेत है जो। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, कवि ने कैसा बीज बोया है, प्रेम रूपी, विचार रूपी, शब्द रूपी या धान रूपी, तो बताइए कैसा, विचारों की आंधी चली है कवि के मन में, तो उन्होंने कैसा बीज विचार रूपी बीज बोया है, शब्द रूपी बीज बोया है। देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों बताइए ख या कै, ख या ग, विचार रूपी बीज बोया है, शब्द रूपी बीज बोया है, बता सकते हैं तो जल्दी से बता दो इसका आंसर। तो मैंने स्टार्ट में बताया था जिस प्रकार से एक किसान जब आंधी अंधड़ तूफान आता है उसके बाद बीज डालता है खेत में तो वह गल करके एक अंकुर फूट जाता है, तो वैसे ही कवि ने भी विचारों की आंधी चली तो कागज के पन्ने पर, चौकोना के पन्ने पर क्या कर दिया, शब्द रूपी बीज को लिपिबद्ध कर दिया, शब्दों को लिख दिया। उमा शंकर जोशी जी का जन्म कब हुआ, ये लो भी, कहाँ हुआ ये भी बताना है, कहाँ हुआ ये भी बताना है, ठीक है। कब हुआ पहले तो ये बताइए, फिर बताइए कहाँ हुआ, बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा राइट आंसर। बता सकते हैं क्या, तो 1911 में कहाँ होते हैं, गुजरात में, और गुजराती भाषा में ये कविताएं लिखते हैं। उमा शंकर जोशी ने संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कब किया, यानी कि प्रकाशन या संपादन कब किया संस्कृति नामक पत्रिका का, 1948 में, 1950 में, 1947 में या 1957 में। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, उमा शंकर जोशी ने स्वतंत्रता के वर्ष किस पत्रिका का संपादन करते हैं, तो आंसर क्या होगा, संस्कृति। यानी स्वतंत्रता के वर्ष उमा शंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया, संस्कृति का, और कब किया, 1947 स्वतंत्रता के वर्ष पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के वर्ष उमा शंकर जोशी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, संस्कृति पत्रिका का। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, इन दोनों कविताओं का गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन से, यानी कि गुजरात में इनका जन्म हुआ 1911 में, और गुजराती भाषा में कविताएं लिखते थे, पारकंजन्या, बहुत सारी कविताएं थी इनकी, ठीक है। तो गुजराती से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया, जो ये दोनों कविताएं हमने पढ़ी हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, तो किसने लिखी है, रघुवीर चौधरी, भोला भाई पटेल, उपयुक्त दोनों, या राम शंकर द्विवेदी। तो क्या होगा आपका, दोनों ने किया है, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने इन दोनों कविताओं का गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जो हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में चैप्टर संख्या 10 में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे MCQ छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख से संबंधित। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, और भी बनेंगे तो आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज जितने करवा दिए इतने ही क्वेश्चन होंगे, और बन सकते हैं, तो अब जितने बने उतने बना दिया है, और बनेंगे तो और भी आगे हम लोग पढ़ा देंगे। लेकिन सेशन लाइव रेगुलर लेना है, इन प्रश्नों को मेरे साथ अब प्रैक्टिस कर ली, अब घर पर प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे हमें ये याद रहे। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया बस छोड़ दिया इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए।
आरोह भाग 2 पुस्तक का पद खंड, कविता खंड, काव्य खंड समाप्त हो चुका है। कल से यानी नेक्स्ट सेशन से हम लोग गद्य खंड की शुरुआत करेंगे। अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करना है बेटा, और ईमानदारी से पढ़ाई करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।